हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार लाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि ये टॉपर बैच का आगाज़ हो चुका है प्यारे बच्चों, और ये जो बैच होगा आपको टॉपर 100% बनाएगा प्यारे बच्चों। और याद रखिएगा, टॉपर है आपको टॉपर बनाएंगे प्यारे बच्चों। ओके, तो आज हम आपको टॉपर बैच की फर्स्ट क्लास होगी। ओके, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन आप तक आए प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले कक्षा 10 गणित NCERT का सबसे पहले हम सिलेबस पूरा राइट करवाएंगे। इसके बाद बारी बारी से हर एक चैप्टर को पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों। ओके, और याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जो पढ़ाएंगे वही आपके एग्जाम में आएगा और डिजिट टू डिजिट फंसेगा। ना विश्वास हो तो आप जाकर शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे देख लीजिए। वही शॉर्ट्स वीडियो यूट्यूब में हम अपने चैनल में स्टार लाइट कोचिंग सेंटर नामक चैनल में डाले हुए हैं, उसमें देखिए जो पढ़ाएं वही आया पिछले साल की क्लास में। ओके प्यारे बच्चों, जो पिछले साल हमने क्लास प्रोवाइड की थी वही आया जो पढ़ाए हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों, करना क्या है कि आपको जिस प्रकार हम आपको सजेस्ट करें वैसे आपको चलना है और उसी राह पर चलना है, और 100% आपका सपना साकार होगा। मैथ्स में हम आपको 100 में 100 मिस 100 आपको दिलाएंगे प्यारे बच्चों, बस यकीन रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, हम आपके लिए आज आगाज़ कर दिए टॉपर बैच का। इसमें सबसे पहले हम आपको पूरा सिलेबस लिखवाएंगे। इसके बाद आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो होगा उसे भी बताएंगे, और इसमें जो परिभाषाएं इससे रिलेटेड हैं, मतलब कि जैसा कि आपका चैप्टर का नाम पहला वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या से पढ़ने से पहले हमें और बहुत सारी डिफिनीशन मतलब परिभाषाओं को देखेंगे, जिससे वास्तविक संख्या वाला चैप्टर हमें आसान लगे, ठीक है। और ये जो बैच होगा ये आपको जीरो से हीरो मैथमेटिक्स में बनाएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए देरी ना करते हुए सबसे पहले सिलेबस के विषय में एनालिसिस कर लेते हैं, मतलब सिलेबस एक बार पढ़ लेते हैं और इसके बाद हम शुरुआत करते हैं। और हमारी जो बुक होगी NCERT होगी। दिखाइए मिश्रा जी, थोड़ा किताब दिखाइए। और जो बुक होगी हमारी क्या होगी? NCERT होगी। ये हमारी क्या है? NCERT। ये NCERT किताब से हम आपको पढ़ाएंगे, और ये जो किताब है ना, ये प्यारे बच्चों आपको 100% आपको मतलब 100/100 आपका ये मैथमेटिक्स आपको दिलाएगी। मतलब इसके अलावा कोई क्वेश्चन कहीं से बनता ही नहीं, और प्लस में मॉडल पेपर सॉल्व करवा देंगे। इस तरह से आपकी तैयारी नंबर 1 हो जाएगी। तो चलिए, और ये किताब ले लीजिएगा NCERT, और हम सारे क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर लगा दिया करेंगे, ठीक है। NCERT से हम पढ़ाएंगे आपको, इसी समय पेपर बनता है प्यारे बच्चों। तो चलिए, हम आपको कक्षा 10 गणित के अंतर्गत का जो सिलेबस है प्यारे बच्चों, उस सिलेबस के विषय में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम जो परिभाषाएं वास्तविक संख्या से पहले हमको बतानी है, पढ़ानी है, क्योंकि हमें मैथमेटिक्स में आपको जीरो से हीरो बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो परिभाषाएं उसके विषय में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिलेबस देखें। देखिए, पूरा एक स्क्रीन पे हमारा सिलेबस नहीं आ पाया, हम सेकंड में करके आप पूरा सिलेबस लिखवा देंगे। और सबसे पहले पूरा सिलेबस जहां पढ़ते हो जहां पर पढ़ते हो उसके सामने अपना टेबल के सामने से चिपका कर रखेंगे, और या लिख करके रखेंगे। मतलब डेली सिलेबस को देखो हमें पढ़ना क्या क्या आखिरकार। जब तक ये ही नहीं पता चलेगा कि हमें पढ़ना क्या है, जब तक आप पढ़ोगे क्या। तो इसलिए सबसे पहले हमारे दिमाग में पूरा सिलेबस होना चाहिए, ठीक है, हमें पढ़ना क्या है। तो देखिए, वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत प्यारे बच्चों हमें पढ़ना क्या है। वास्तविक संख्या के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, और किसी संख्या को अपरिमेय संख्या, मतलब किसी संख्या को किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना, मतलब हम सीखेंगे। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड है, और ये क्या है? किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना। इसे आप कर लीजिए, इसे प्रश्नावली 1.1 कर लीजिए, इसे प्रश्नावली 1.2 कर लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से हमारा वास्तविक संख्या के अंतर्गत इतना पढ़ना है। इसके बाद बहुपद के अंतर्गत क्या पढ़ना है? बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ पढ़ना है, इसे 2.1 प्रश्नावली, और इसे 2.2 कर लीजिए। ओके, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ पढ़ना, और किसी बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो है प्यारे बच्चों, ये जो आपकी टॉपिक है ना, 100% आपको 4 नंबर दिला के जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है? बस प्रतिस्थापन विधि पढ़ना और विलोपन विधि। ग्राफी विधि तो है नहीं सिलेबस में, लेकिन हम आपको क्या करेंगे, पढ़ा देंगे। अगर पढ़ा देंगे आपको ग्राफी विधि, लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं। ओके, तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, आप इसमें सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे प्रतिस्थापन विधि में, और किसमें फोकस करेंगे प्यारे बच्चों? विलोपन विधि में करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 चर वाले समीकरण के अंतर्गत हमें इतनी बातें पढ़ना है। इसके बाद आता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मतलब 4.1 प्रश्नावली, 4.2 प्रश्नावली, 4.3 प्रश्नावली। इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना भैया? द्विघात समीकरण का परिचय पढ़ना है, इसके बाद गुणनखंड विधि पढ़ना है, इसके बाद मूलों की प्रकृति पढ़ना है। इसके अलावा द्विघात समीकरण में हमको कुछ नहीं पढ़ना है। इसके अलावा कुछ भी
कोई आपको नहीं दिखेगा। ओके, इसी में हम अपना कंसेप्ट और जो टाइप होंगे वो सारे क्लियर करेंगे। इसके बाद आता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणियाँ के अंतर्गत प्यारे बच्चों प्रश्नावली 5.1 और प्रश्नावली 5.2, इसके बाद प्रश्नावली 5.3, प्रश्नावली 5.3, इसके ये हमें इतने सारे इसके अंतर्गत टॉपिक पढ़ना, मीन्स चैप्टर पढ़ना है समांतर श्रेणियाँ के अंतर्गत। ओके, समांतर श्रेणियाँ का परिचय, समांतर श्रेणी और उसका परिचय पढ़ना, समांतर श्रेणी का जन्मपद और समांतर श्रेणी के जनपदों का योग पढ़ना है। ओके, इसके बाद त्रिभुज आता है। त्रिभुज प्यारे बच्चों, त्रिभुज में हमें क्या पढ़ना है? समरूपता पढ़ना है। और त्रिभुज में क्या पढ़ना? थेल्स प्रमेय एवं उसका विलोम पढ़ना है। और क्या पढ़ना भैया? और त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ पढ़ना है। ओके, ये 3 टॉपिक इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा, मीन्स 3 चैप्टर इसमें पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है प्यारे बच्चों, इससे भी दूरी का सूत्र, दूरी के सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है और मध्य विभाजन और बाह्य विभाजन से रिलेटेड बनता है। ठीक है, तो ये विभाजन सूत्र दो प्रकार की कंडीशन बनती है, एक मध्य विभाजन, एक बाह्य विभाजन। जब पढ़ाएंगे अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, वादा है हमारा। ठीक है, ये हमारा 7.1 7.2 प्रश्नावली होगी प्यारे बच्चों। इसके बाद त्रिकोणमिति के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? बहुत लोगों को त्रिकोणमिति में डर लग रहा होगा ना आपको। इसमें हम जीरो से हीरो बनाएंगे, इसमें नहीं, ऑल चैप्टर्स में मैथमेटिक्स में हम आपको जीरो से हीरो बनाएंगे प्यारे बच्चों। आपको क्या है, डरने की बात नहीं, बस आपको कंटिन्यू हमारी क्लास को करना है और रेगुलर करना है क्लास को। ठीक है, जैसे आपको सजेस्ट करें वैसे आप चलिएगा, बस हो गया, मतलब उसे फॉलो करिएगा, 100% आपको सफलता मिलेगी। इसके बाद प्रश्नावली 8.1, प्रश्नावली 8.2 और प्रश्नावली 8.3। ओके, ये त्रिकोणमिति के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना? त्रिकोणमिति का अनुपात, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात और त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। त्रिकोणमिति के अंतर्गत इतनी सारी बातें पढ़ना प्यारे बच्चों। ओके, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितनी ये सारे सिलेबस जो हम बताएं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा और इसे सब लोग अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। इसके आगे का जो सिलेबस है, ओके, इसके आगे का जो सिलेबस उसे भी हम लिखवा देते हैं प्यारे बच्चों के। और फिर इसके बाद हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, मतलब कैसे क्या इसको पढ़ाएंगे, मतलब पहले क्या पढ़ाएंगे, बाद में क्या पढ़ाएंगे। ओके, क्योंकि जीरो से हीरो बनाना मैथमेटिक्स से हमको। ओके, तो मैथमेटिक्स में हमको जीरो से हीरो बनाना है, तो इसलिए प्यारे बच्चों हमें सबसे पहले सिलेबस को समझना पड़ेगा। हमने आपको सिलेबस अच्छी तरह से बता दिया है। ठीक है, अब चलिए प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में प्यारे बच्चों आगे सिलेबस लिखते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों जैसा कि हमने बताया कि नेक्स्ट स्लाइड में और हम आगे बताते हैं। प्यारे बच्चों देखिए आगे का जो सिलेबस हमारा 9वां चैप्टर जो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ हमें 9.1 प्रश्नावली ऊंचाई एवं दूरियां पढ़ना है। ओके, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? वृत्त के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है? प्रश्नावली 10.1 में वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां। इसके बाद वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में क्या क्या पढ़ना है? वृत्तों का परिमाप और क्षेत्रफल पढ़ना है। इसके बाद त्रिज्यखंड एवं वृत्तखंड का क्षेत्रफल पढ़ना है। इसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन वाले चैप्टर में क्या पढ़ना है? ठोसों का संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर इसके बाद क्या पढ़ना? ठोसे के संयोजन का आयतन पढ़ना है। इसके बाद सांख्यिकी के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य पढ़ना है, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक पढ़ना है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक पढ़ना है। इसके बाद लास्ट चैप्टर जो हमारा होगा प्रायिकता प्यारे बच्चों के। इस प्रकार से हमने कक्षा 10 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस यूपी बोर्ड का प्यारे बच्चों वो हम सारा डिस्कस कर लिए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको सिलेबस अच्छी तरह समझ में आया होगा। और अब हम चैप्टर की शुरुआत किसकी करेंगे प्यारे बच्चों? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में हम आपको पहले जीरो से हीरो बनाएंगे, मींस एकदम जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक आपको पढ़ाएंगे और बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले कुछ और सारी बातों को पता करेंगे, जैसे कि क्या होता है, संख्याएं क्या होती हैं। इसके बाद संख्याएं के बाद सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और इसके बाद मतलब प्राकृतिक संख्या। ये सारी संख्याओं के विषय में क्या करेंगे और परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्या, इन सारी संख्याओं के विषय में डिस्कस करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए देरी ना करते हुए हम आपको वास्तविक संख्या के अंतर्गत वास्तविक संख्या चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले कुछ परिभाषाएं हैं उनको बताएंगे। इसके बाद हम वास्तविक संख्या की परिभाषा बताएंगे। इसके बाद चैप्टर के मतलब कि जो एक्सरसाइज होगी वो हम शुरू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि संख्याएं किसे कहते हैं। ओके, व्हाट इज नंबर्स, संख्याएं किसे कहते हैं, संख्याएं से आप क्या समझते हैं या संख्याओं का क्या तात्पर्य होता है, इन सब का मकसद ये होता है भैया संख्याएं किसे कहते हैं। फिर इसके बाद आएगी सम संख्या किसे कहते हैं। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों देरी ना करते हुए हम क्या करेंगे, हम आपको सबसे पहले हम वास्तविक संख्या वाला चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो इसे हम क्या करेंगे, रफ करेंगे और सब लोग इसको अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। ठीक है, नहीं लिखोगे तो आपको सिलेबस नहीं पता रहेगा तो भैया आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगी, जो मजा आनी चाहिए। तो इसलिए क्या करना है, आपको सबसे पहले सिलेबस अच्छी तरह समझ लेना है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम क्या करेंगे, हम आपको
वास्तविक संख्या वाला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं संख्याएं किसे कहते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं, ओके, संख्याएं किसे कहते हैं, इसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। संख्याएं क्या होती हैं, तो सुनिएगा। कितनी वस्तुएं हैं का बोध जिससे होता उन्हें क्या कहते हैं, संख्याएं। बताओ कितनी वस्तु है, एक। एक क्या है, संख्या है। कितनी वस्तु हो गई, दो। दो क्या है, संख्या है। इसी प्रकार ये अब बताओ, अब कितनी वस्तु हो गई, तीन। ये क्या है, तीन, संख्या है। तो कितनी वस्तुएं हैं का बोध जिसे होता उन्हें क्या कहते हैं, संख्याएं कहते हैं। तो प्यारे बच्चों हम करेंगे क्या, लिखेंगे कितनी वस्तुएं, कितनी वस्तुएं, कितनी वस्तुएं हैं का बोध जिससे होता है, का बोध या फिर पता, का बोध जिससे होता है, जिससे होता है उन्हें संख्याएं कहते हैं, उन्हें संख्याएं कहते हैं। ओके, ये हमारी क्या हो गई प्यारे बच्चों, संख्या की परिभाषा हो गई। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे भैया जैसे क्या होता, मतलब कैसे इसका एग्जाम्पल कैसे होता, कैसे क्या हम इसे समझेंगे। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, जैसे संख्याएं के विषय में बात करें, संख्याएं क्या होती, जैसे हम कह दे 2 है, 3 है, 1 है, 10 है, 50 है, ETC, मतलब कोई भी संख्या ले लो, इसमें से कोई भी नंबर ले लो, सभी क्या है, संख्याएं हैं प्यारे बच्चों। कितनी वस्तुएं हैं का बोध जिसे होता उन्हें क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। संख्याएं के बाद हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, संख्या के बाद आती है सम संख्या। क्या आती है, सम संख्या। आखिरकार सम संख्या क्या होती है, सम संख्याएं, सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं, इनके विषय में हम डिस्कस करेंगे। तो सम संख्याएं क्या होती भैया, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया क्या हो जाती, विभाजित हो जाती हैं, अर्थात जिनका शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाता है, वे सभी संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्या। अगर किसी संख्या में हम 2 से भाग कराएं, उसका शेषफल जो रिमाइंडर आता है, अगर वो 0 आ जाता है प्यारे बच्चों, तो हमारी क्या होती, सम संख्या होती है। बात समझ में आ रही है, ओके। तो सम संख्या क्या कहेंगे, या फिर ये दूसरी डिफिनेशन ये कह सकते हो, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 आया हो, तो संख्या क्या होती भैया, वो हमारी सम संख्या होती है। तो हम क्या बताएंगे कि वे संख्या जो 2 से पूरी तरह से क्या, पूर्णतया या पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या क्या होती, वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है या विभाजित हो जाती हैं, संख्याएं भैया रिस्पेक्ट करो इनका। वे संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, उन्हें सम संख्या कहते हैं, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, उन्हें सम संख्याएं, दिख रहा है मिश्रा जी नीचे, सम संख्याएं कहते हैं। ओके प्यारे बच्चों, जैसे देखिए, जैसे अगर हम जैसे की बात करें, इसमें जैसे में क्या होगा भैया, जैसे चलिए कह रहे हैं भैया, मिश्रा जी कह रहे हैं नीचे नहीं दिख रहा, ऊपर लिख दीजिए। चलिए भैया ऊपर लिखे दे रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं इसमें। जैसे के अंतर्गत मान लो कि जैसे हमारा 20 लिखा, क्या है, 20 है, कितना है मान लो 12 है, कितना है मान लो 14 है, कितना है मान लो 16 है। मतलब इस प्रकार से मान लो इतनी बड़ी संख्या है और लास्ट में इतना ETC ये लिखा है, तो ये सभी संख्याएं क्या होंगी भैया, सम संख्याएं होंगी। क्योंकि इसमें 2 से भाग करवाओगे किसी भी संख्या में, तो रिमाइंडर जो शेषफल आएगा प्यारे बच्चों, वो 0 आएगा। ओके ओके। और आप ऐसे भी पता कर सकते हो, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, देखो 0 आ रहा, 2 आ रहा, 4 आ रहा, 6 आ रहा, 8 आ रहा है, तो ये सभी संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, सम संख्याएं हो जाएंगी प्यारे बच्चों। सम संख्या के बाद हम डिस्कस करेंगे, कोई पूछे सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो बोलिएगा भैया 0 होती है, क्योंकि 0 क्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो चलिए अब इसके बाद क्या हो जाएगी, सम संख्या के बाद आती है, सम संख्या के बाद क्या आती भैया, सबसे छोटी सम संख्या पता हो गई कि नहीं, क्या होगी भैया, 0 होगी, बिल्कुल होगी। क्योंकि 0 में हम क्या करेंगे, अगर 2 का भाग करवाएंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ओके, तो चलिए सम संख्या के बाद क्या आती भैया, विषम संख्या। क्या आती है, सम संख्या के बाद आती विषम संख्या, विषम संख्याएं। सम संख्या के बाद आती विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती भैया, वे संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। लिखो, वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह, वे संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं,
विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भैया? विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लो हमारा क्या है, जैसे कोई और दूसरी परिभाषा ये बता सकते हो, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में क्या आया हो, मतलब कि एक 3 5 7 9 11 13 इस प्रकार, मतलब 1 3 5 7 ये आया हो, तो भी हमारी सब क्या होती? विषम संख्याएं होती है। आप ऐसे बता सकते हैं। ओके, तो या तो कह सकते हो जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो तो हमारी क्या होती? विषम संख्या होती है। जैसे मान लो हमारा क्या लिखा? 15 लिखा है। कितना लिखा है? 15 लिखा है। 21 लिखा है। ओके, 13 लिखा हुआ है। तो सभी क्या है? विषम संख्याएं हैं। जैसे मान लो हमारा कितना 19 लिखा है, या फिर क्या कह सकते हो और कोई बड़ी संख्या मान लो ये सब लिखी हुई है, तो सब संख्याएं क्या है? ऐसी विषम संख्याएं ETC। मतलब कि जब इनमें हम क्या कराएंगे? 2 का भाग करवाएंगे प्यारे बच्चों, तो पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी, अर्थात शेषफल कितना आएगा? शेषफल हमारा 1 आता है। तो हमारी सभी क्या होती? विषम संख्याएं होती हैं। ओके, तो अगर हम इसमें 2 से भाग करवाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा, तो तभी विषम संख्याएं हमारी होंगी। विषम संख्या के बाद क्या आती है भैया? सम संख्या। विषम संख्या के बाद आती है भाज्य संख्या। क्या आती है? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ओके, भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से कौन से भैया कटे, तो क्या होती? भाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्याएं होती है वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से कटे, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती भैया? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो लिखेंगे वे संख्याएं वे संख्याएं जो एक स्वयं स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से कटे, तो वे सभी क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ओके, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या भैया 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है। जैसे 4 है, 8 है, और इसके बाद क्या है? 12 है, 16 है, ETC है। ओके, ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती। कैसे? वे संख्या जो 1 से कटे, स्वयं से कटे, किसी और अन्य संख्या से कटे, वो हमारी भाज्य होती है। जैसे 4 हमारी संख्या है, 4 को अगर हम 1 से काटे तो 1 चौके क्या हो जाएगा? मतलब 1 चौके कितना हो जाएगा? 4, तो ये हमारा कट जाएगा। या स्वयं से 4 को स्वयं से काटो तो 4 1 अनम 4, तब भी कट गया। या फिर किसी और संख्या से 4 कटेगा? जी हाँ कटेगा। किससे? 2 से। 2 दूनी 4, तो इससे हमारा कट जाएगा। तो 1 से भी कटा, स्वयं से भी कटा, किसी अन्य संख्या से कटा। इस प्रकार कोई भी संख्या में ऐसे भाग करवाओ, अगर वो क्या होता है इस प्रकार, मतलब स्वयं से भी कटे, 1 से भी कटे, किसी और अन्य संख्या से कटे, तो वे सभी हमारी क्या होती भैया? वे सभी हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी। इसमें बात याद रखने लायक क्या है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। इसके बाद बात आती है, अब हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों कि इसके भाज्य संख्या के बाद अभाज्य संख्याएं के विषय में। यहां तक आपको सब समझ में आया होगा, संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या क्या होती हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे क्या? अभाज्य संख्या के विषय में। तो इसे लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लें। चलिए अब हम क्या करेंगे? अब हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों किसके विषय में? अब हम डिस्कस करेंगे अभाज्य संख्याओं के विषय में। अभाज्य संख्याएं। देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याओं में बताया गया क्या होती भैया? वे संख्या जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से ना कटे, वो क्या होती है? अभाज्य संख्याएं होती हैं। मतलब कि जैसे 5 है, 5 को अगर हम काटे तो ये भैया 1 से कटेगी, 1 पंजे क्या हो जाएगा? 5, बर्बाद हो गया। 1 से कटे, स्वयं से कटे, स्वयं से काट सकते हो, 5 को कट गया। 1 से कटे, स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से अपना कटे, मतलब 5 किसी संख्या से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। इसलिए सभी हमारी क्या होंगी? अभाज्य संख्याएं होंगी। तो क्या लिखोगे परिभाषा? वे संख्याएं जो एक व स्वयं के
स्वयं के अतिरिक्त या अलावा कह सकते हो, ठीक है। वे संख्या जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना कटे, किसी अन्य संख्या से ना कटे, तो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भैया? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर जैसे की बात करें इसमें, मतलब जैसे को डिस्कस करें तो क्या होगा भैया? 2 होगा। क्या होगा? 2। क्या होगा? 2 होगा। अभाज्य संख्या 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, ETC, मतलब सभी अभाज्य संख्याएं होंगी। कैसे? अगर हम 2 को, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है, याद रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें। मतलब अगर हम किसी भी संख्या में भाग करवाएंगे, 1 से भाग उसमें जाएगा और स्वयं से जाएगा, इसके अलावा किसी भी से नहीं जाएगा, इसलिए हमारी क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। इसके बाद हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या के बाद बात करेंगे सहअभाज्य संख्याएं। ये आपके कक्षा 10 के लिए ये डिफिनीशन ये बताने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं, ये डिफिनीशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सहअभाज्य संख्याएं, इसके विषय में अब हम आपको बताएंगे। भैया सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं? वे 2 या 2 से अधिक संख्या जिनका HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये महत्तम समापवर्तक या मासापा कह लो, 1 हो। वे 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका मासापा कितना हो? 1 होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ओके, तो चलिए, जैसे वे 2 या 2 से अधिक संख्या मतलब 2 संख्या कहाँ होंगी? जैसे एक 3 ले लो, दूसरे की अकेले ले लो, 5 ले लो। अगर इनका मासापा निकालोगे तो कितना आएगा भैया? 1 आएगा। कैसे? अगर 3 के फैक्टर करोगे 3 × 1, 5 का करोगे तो 5 × 1, अर्थात जो दोनों में, जो सभी में उभयनिष्ठ हो, मतलब जो दोनों में क्या, जो सभी में क्या हो? उभयनिष्ठ हो, जो सभी में कॉमन हो, वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ HCF कितना हो जाएगा? 1 आएगा। इसलिए इन दोनों संख्या का मासापा कितना आया? 1 आया। इसलिए ये हमारी कैसी संख्या होंगी? सहअभाज्य संख्या होंगी। इसी प्रकार कोई भी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या ले लीजिए तो उनका हमेशा और हमेशा जो मासापा आएगा कितना आएगा? 1 आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी क्या, ये सभी क्या होंगी? सहअभाज्य संख्याएं होंगी। तो क्या लिखेंगे? वे 2 या 2 से अधिक संख्याएं, दिख रहा मिश्रा जी? वे 2 या 2 से, वे 2 या 2 से अधिक संख्याएं, वे 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका मासा कोष्टक में HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वे 2 या 2 से अधिक संख्या जिनका मासा कितना हो भैया? 1 हो। कितना हो? 1 हो, तो उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। नहीं दिख रहा क्या? उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। संख्याएं कहते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो वे 2 या 2 से अधिक संख्या जिनका मासापा कितना होता है? जिनका मासापा कितना होता है भैया? जिनका मासापा 1 होता है, वे हमारी सब क्या कहलाती हैं? वे सब हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं। जैसे हम बात कर लें, ओके, जैसे हमारी कौन संख्या? 3 और 5 है, तो इनका हम फैक्टर करेंगे। अगर 3 का फैक्टर करोगे, 3 का फैक्टर, तो 3 एक अन्नम कितना? 1, 1 एक अन्नम 1। 5 का करोगे भैया, 5 एक अन्नम 5, 1 एक अन्नम 1। तो 3 के फैक्टर क्या आ गए भैया? 3 × 1। 5 का फैक्टर क्या आ गया? 5 × 1। यहाँ पर यदि हम HCF देखें, जो सभी में उभयनिष्ठ हो गई, हमारा HCF होता है कितना आएगा? 1 आएगा। इसलिए हमारी क्या कहलाएंगी? सहअभाज्य संख्या। 3 और 5 कैसी संख्या? सहअभाज्य संख्या होंगी। सहअभाज्य संख्या के बाद आती प्यारे बच्चों प्राकृतिक संख्याएं। ओके, फिर पूर्ण संख्याएं, फिर पूर्णांक संख्याएं। इनके विषय में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस प्रकार से हमारी इतनी बात आ गई प्यारे बच्चों समझ में। इसके बाद अब हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या के विषय में। किसके विषय में? प्राकृतिक संख्याएं। कितना समय हो गया मिश्रा जी? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों? वे संख्या जिनसे वस्तुओं की क्या की जाती है? गणना की जाती है, उन्हें प्राकृतिक संख्या की। मैं पढ़ाई होंगी आपको बचपन में यार। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? वे संख्या जिनसे वस्तु गणना की जाती है, जिनसे काउंटिंग की जाती है, वे सभी संख्याएं, वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना का मतलब गिनना,
जिनसे वस्तुओं को जिससे वस्तुओं की गणना की जाती है, गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? कह दो भैया 99 होती है। अरे एक और जोड़ 100 हो जाएगी। अर्थात कह सकते हो कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ओके, तो इसमें लिखोगे जैसे। तो इससे क्या सीख मिली? इससे हमारा जैसे इसमें एक पॉइंट हमारा सीख मिलता है कि भैया सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है, सबसे बड़ी नहीं होती। ओके, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ब्लू से ही लिख देते हैं। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डैट 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 डैश इनफाइनाइट। इस प्रकार से सभी संख्याएं हमारी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती है। प्राकृतिक संख्या के विषय में अब डिस्कस करेंगे भैया। इसके विषय अब इसके बाद किसके विषय में डिस्कस करेंगे? पूर्ण संख्या के विषय में। पूर्ण संख्याएं के विषय में डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती? क्लियर हो गया। वे संख्या जिनसे वस्तु की गणना की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या? जैसे 1 2 3 4 5 सभी क्या प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी नहीं होती। ओके, पूर्ण संख्या क्या होती? जब प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को मिला लिए तो सभी क्या कहती है? पूर्ण संख्या कहलाती। जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, जब प्राकृतिक दिख रहा है मिश्रा जी, जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को मिला लिया जाता है तो उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं भैया? तो उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ओके, जैसे प्राकृतिक संख्या क्या है भैया? ये है प्राकृतिक संख्या। जैसे प्राकृतिक संख्या पहले अच्छा लिख लो, 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ओके, तो इसमें क्या कराएंगे? 0 को मिला लेंगे। जब प्राकृतिक संख्या समूह 0 को मिला ले तो क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। ओके, तो इस प्रकार से हमने पूर्ण संख्या के विषय में डिस्कस कर लिया। आई होप, मैं आशा करता हूं आपको प्यारे बच्चों ये सारी बातें आपको सब समझ में आई होंगी। अब हम आगे डिस्कस करेंगे, किसके विषय में डिस्कस करेंगे? आगे हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक संख्याएं के विषय में। किसके विषय में भैया? पूर्णांक संख्याएं के विषय में। सर पूर्णांक संख्या क्या होती? बहुत समय बेसब्री से इसका इंतजार था कि सर पूर्णांक संख्या हमको समझ में नहीं आ रही थी। प्यारे बच्चों क्लियर, ये देखिए डाउट आपका क्लियर है यहाँ से। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या में बताया गया भैया जब पूर्ण संख्या में क्या करोगे? सिर्फ ऋणात्मक संख्याओं को मिला लोगे, -1 -2 -3। तो ये सभी संख्याएं जो होती हैं हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। कैसे भैया? जब पूर्ण संख्याओं में, जब लिखोगे जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक मतलब ऋण वाली संख्या, जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को मिला लिया जाता है, मिला लिया जाता है। जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को मिला लिया जाता है तो उन्हें भैया पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ओके, तो चलिए भैया अब बताइए, जैसे अगर डिस्कस करें किसके विषय में? जैसे के विषय में। बताओ भैया क्या क्या दिया है? सर 0 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, डैश डैश ऐसे दिया है सर। अब इसमें क्या करेंगे भैया? -1 मिला लो, -2 मिला लो, -3 मिला लो। इसी प्रकार ये हमारी सभी क्या कहलाएंगी? सभी भैया जैसे ये सभी हमारी क्या कहलाएंगी? ये सभी हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। जब क्या करेंगे? पूर्ण संख्या में ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 सभी संख्याओं को मिला लेते हैं तो ये सभी संख्या हमारी क्या कहलाती भैया? पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्लियर है? पूर्णांक संख्या के बाद अब क्या आती है भैया? पूर्णांक संख्या के बाद अब बचती है परिमेय संख्या, फिर बचती है अपरिमेय संख्या, फिर बचती है वास्तविक संख्या, फिर बचती है समिश्र संख्या। समिश्र संख्या 11 में पढ़ाएंगे, 10 में हम आपको वास्तविक संख्या तक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बताइए ये पूर्णांक संख्या हो गई। पूर्णांक संख्या के बाद हम पढ़ेंगे किसके विषय में? परिमेय संख्या के विषय में। इसे हम क्या करें? मेट दे क्या? चलिए कोई बात नहीं, अब इसी में किए दे रहे हैं, अभी नहीं, अभी आज बताते हैं भैया परिमेय संख्या है। ओके, परिमेय संख्याएं।
परिमेय संख्या क्या होती है? रेशनल नंबर। किसे कहते हैं भैया? परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं सर। किंतु q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, हम तो यही पढ़े थे, लेकिन भैया यहाँ काम नहीं चलेगा। हमने कहा चलिए, आपने कहा भैया जो संख्या p बटा q के रूप में लिखी होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, किंतु q का मान 0 ना हो, तो बताइए p बटा q के रूप में लिखी होनी चाहिए, जैसे √2 अपान क्या हो 5 लिखा है, तो p बटा q के रूप में लिखिए, q का मान 0 भी नहीं है, कह दो ये परिमेय संख्या है। बिल्कुल नहीं होगा, ये तो अनर्थ हो रहा है भैया, ये हमारी क्या होगी? परिमेय संख्या नहीं होगी। मतलब कुछ ना कुछ एक कंडीशन है। कैसे कि भैया जो वो संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, किंतु q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब q का मान 0 ना हो, ये भी सही है। लेकिन एक बात और भी है भैया, जो ये p व q जो संख्याएं होंगी ये क्या कौन संख्या हो? ये हमारी कैसी संख्या हो? ये पूर्णांक संख्याएं हो। कैसी हो? पूर्णांक संख्याएं हो, तभी हम कह सकते हैं भैया ये हमारी परिमेय संख्या होंगी। तो कैसे लिखोगे परिभाषा? वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी होती हैं, वे संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी होती हैं, किंतु p व q पूर्णांक हो, किंतु p व q क्या हो? पूर्णांक हो, तथा q डज नॉट इक्वल टू क्या हो? 0 हो, तो उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। तो उन्हें परिमेय संख्या या परिमेय संख्याएं कहते हैं। दिख रहा है मिश्रा जी? कहते हैं। बात समझ में आई भैया कि जो वे संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे वे संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी होती है उसे हम तो भैया लिखी होती है, तथा किंतु p व q पूर्णांक हो तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तब उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे की बात करें तो जैसे क्या होगा? मान लो 5/2 है, 6/2 है और माइनस का 5/7 है। बताओ वे संख्या जो p बटा q के रूप में मतलब अंश बटा हर के रूप में लिखी है, ओके, अंश बटा हर के रूप में लिखी, शर्त ये होनी चाहिए ये भी हमारा क्या? पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, और हर का मान 0 ना हो, तो हर का मान 0 भी नहीं है, तो ये सभी संख्या क्या होंगी? परिमेय होंगी। अगर 0 लिख दिए तो इसका बटा 1 कर सकते हैं, p का मान 0 हो सकता है लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसी में अगर 22 बटा क्या लिख दिए? 7 लिख दिए, ETC, तो ये सभी संख्या हमारी क्या कहलाएंगी भैया? परिमेय संख्या कहलाएंगी। इसके बाद बात आती है अपरिमेय संख्या के विषय में, ओके, अपरिमेय संख्या के विषय में। अपरिमेय संख्या क्या होती भैया? वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में ना लिखी हों, ना लिखी जाएं, वे संख्या जो p बटा q के रूप में ना लिखी जाएं, तथा p व q पूर्णांक हो, तथा p व q क्या हो? पूर्णांक हो, किंतु लिख लो, किंतु p व q क्या हो? पूर्णांक हो, तथा q डज नॉट इक्वल टू क्या हो? 0 हो, तो उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं भैया। उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय। तो उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं या अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, ओके, क्योंकि बहुत सारी संख्या कहते हैं। अब सुनिए भैया कि कहने का तात्पर्य हुआ वे सभी संख्या जो p बटा q के रूप में ना लिखी जाएं, जैसे कौन संख्या भैया? जैसे √2 है, √3 है, √5 है, ये कैसी हैं? ये भैया बताओ p बटा q के रूप में भी नहीं लिखी हैं, ना लिखी, और किंतु p व q क्या हो? पूर्णांक हो, मतलब ये p और q का क्या हो? पूर्णांक हो, इनका मान क्या हो? पूर्णांक, इनका जो मान हो क्या हो? एक भैया पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। अब बताइए वे संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी जाए किंतु p व q क्या हो भैया? पूर्णांक हो, ओके, तथा q डज नॉट इक्वल टू क्या हो? 0 हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे समझिए √2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 को हम लिख सकते हैं 1.4142 लिख सकते हैं। बताओ ये वे संख्या है जो p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, इनको लिख सकते हैं क्या? p, ये संख्या हमारी क्या है? ये संख्या हमारी अशांत एवं अनावर्ती है, अशांत एवं अनावर्ती है, तो इसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है?
पी व क्यू क्या हो, पूर्णांक हो। भैया पी व क्यू पूर्णांक का मतलब ये है कि ये जो मान हो ना, ये एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो बताओ अगर यहाँ पर तो देखो ये एक पूर्णांक हो लेकिन हर का मान क्या हो, 0 ना हो। अगर इसका हर का मान हम 0 कर दिए मतलब इसका बटा 1 है ना, क्या है, बटा 1 है। अब तुम कह दो पी बटा क्यू के रूप में लिखी, भैया पी बटा क्यू के रूप में ना लिखी जाए तो हमें नहीं लिखना है। ओके, और यहाँ पर क्यू पी व क्यू और यहाँ पर क्या होना चाहिए, पी व क्यू क्या हो, पूर्णांक हो। पी व क्यू क्या हो, पूर्णांक हो, तथा क्यू का मान क्या मतलब हर का जो मान हो, या फिर पी व क्यू कोई भी हमारा पूर्णांक हो सकता है, उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। ओके, अगर 0 हो गया तो हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या फिर नहीं होगी, वो अपरिभाषित ही हो जाएगा। क्यू का मान 0 कर दिया, हर का मान क्या कर दोगे, 0 कर दोगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। कैसे, और समझिए जैसे हमारा √5 क्या लिखा हो भैया, √5 लिखा हो, √5 बटा को क्या लिखा, 2। तो ये भी तो हमारी अपरिमेय संख्या है कि वे संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में ना लिखी जाएं। किंतु आप बताओ कह दो पी बटा क्यू के रूप में ना लिखी जाए, ये तो पी बटा क्यू के रूप में लिखी है भैया। तो वे संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में ना लिखी जाए, तो बताओ ये पी बटा क्यू के रूप में क्या लिखी है, बिल्कुल लिखी है। तो बताओ ये क्या हमारी परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। ओके, चूंकि यहाँ पर देखा जाए तो इतनी बात ना लिखी जाए, लेकिन शर्त ये भी होनी चाहिए कि किंतु पी व क्यू क्या हो, पूर्णांक होना चाहिए। किंतु पी व क्यू पूर्णांक हो। तो पी व क्यू का अगर पूर्णांक देखे, इसमें पी व क्यू क्या देखा जाए, पूर्णांक देखा जाए, तो पी व क्यू हमारा क्या होगा, पूर्णांक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पर किंतु पी व क्यू किंतु क्या पूर्णांक भी है, और क्यों डज नॉट इक्वल टू क्या भैया, 0, मतलब क्यू का मान क्या हो, 0 ना हो। ओके, तो ये हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय संख्या में क्या बताएंगे कि वे संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में लिखी जाए, किंतु पी व क्यू क्या हो भैया, पूर्णांक हो। पी व क्यू क्या हो, पूर्णांक हो, तथा क्यों डज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। मेन बात हमारी ये हुई भैया, इन सभी संख्याओं को हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए हमारी ये सब संख्याएं क्या हो जाएंगी, ये सभी संख्याएं हमारी। और एक हमारी पाई होती है, पाई ये भी हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान 22/7 क्या हो जाता है, परिमेय हो जाता है। तो इस प्रकार से हम डिस्कस किए भैया अपरिमेय संख्या के विषय में। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चों। तो इसके बाद हम अब डिस्कस करेंगे, हम आपको बताएंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है और क्लास को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। ठीक है, किसके विषय में डिस्कस करेंगे भैया, वास्तविक संख्या के विषय में। तो चलिए वास्तविक संख्याओं के विषय में हम डिस्कस करेंगे, वास्तविक संख्या क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं, अब आपके चैप्टर का क्या नाम भैया, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या विषय में पढ़ने से पहले, वास्तविक संख्या चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले हम क्या वास्तविक संख्या के विषय में पता कर लें। तो क्या कहोगे, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय एवं अपरिमेय, परिमेय एवं अपरिमेय, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। मतलब भैया कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मतलब सारी परिमेय संख्याएं हों और इसी में सारी क्या हों, अपरिमेय संख्या हों, तो वो सभी हमारी क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्या। जैसे 5/2 है, 6/10 है, ओके, 22 क्या है, 7 है, माइनस का 5/2 है। फिर मान लो कि इसमें क्या लिखा हो, √3 लिखा हो, क्या लिखा हो, 5 लिखा हो, फिर क्या कर देंगे, ETC। क्या कर देंगे, ETC। तो ये जब परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को आपस में उनके समूह, उनका एक समूह बन जाता है, तो वो समूह जो होता है हमारा क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। प्यारे बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको जितनी सारी बातें हमने बताया आपको सब समझ में आई होंगी। संख्या क्या होती है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और इसके बाद वास्तविक संख्या, इन सारी संख्याओं के विषय में डिस्कस हो गया। प्यारे बच्चों, अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। और एक बात और इसमें बताई गई भैया, क्या बताई गई कि हमारा जो सिलेबस था, उस सिलेबस भी हम बता दिए। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों, क्लास को अधिक से शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे किसी भी क्लास को अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके फोन में आए, आपके मोबाइल में आए। ओके, तो प्यारे बच्चों आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और शुरू से अंत तक देखा करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।